सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबसे पहले मैं ज्ञानालोक की अधिष्ठात्री मां शारदा को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। मैं भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को प्रणाम करता हूँ। भारत की ऋषि परंपरा, ऋषियों द्वारा प्रणीत भारतीय विराट गुरुकुलीय परंपरा को भी नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मां शारदा के साधकों को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसा कि ब्रजमोहन जी ने चर्चा किया, बहुत ही मैं अनौपचारिक चर्चा करना चाहूंगा। एक बहुत एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा किसी भी शिक्षाविद को या शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी मनीषी हैं, ये बोर्ड है क्या, इसकी वैधानिकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और जब इस देश में पूर्व से ही 67 बोर्ड्स थे तो इस बोर्ड के स्थापना के पीछे का मंतव्य क्या है। एक बहुत एक जिज्ञासा, बहुत एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा होती है। और किसी भी बोर्ड के लिए उसकी, चूंकि संक्षेप में मैं उसकी वैधानिक स्थिति बताता हूं, फिर उसकी अवधारणा और उसके पीछे के निहित उद्देश्य और जो उसका लक्ष्य है या उसकी जो अंतर्वस्तु है या उसके जो करिकुलम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो करिकुलम है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, पेडागोजिकल अप्रोच है, असेसमेंट मोड है, या स्कूल कल्चर या एनवायरनमेंट है, जो इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम के, उस संदर्भ में इसकी क्या वैशिष्ट्य है, क्या यूनिकनेस है, और यूनिकनेस क्यों है, बेहतर के लिए है या कोई इसके पीछे कोई निहित तत्व है। तो सर्वप्रथम मैं लीगैलिटी के बारे में बताऊंगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट सोसाइटी किसी भी एजुकेशन बोर्ड का गठन नहीं कर सकती जब तक कि उसे वैधानिक रूप से अधिकृत न किया गया हो या भारत सरकार ने ही किसी विधिक व्यवस्था के तहत उसके उद्भव का मार्ग प्रशस्त न किया हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जब प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, और उससे पहले 2014 से भारत के सभी शीर्ष संतों ने सरकार से मांग की थी कि भारत में शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा से आप्लावित क्यों नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा का भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था से पूर्णतः लोप क्यों है। उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके समक्ष ये निवेदन गया था उनके शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री के रूप में। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी बात ठीक है, हम ऐसा बोर्ड बनाएंगे। संतों की मांग ये थी कि बोर्ड बनाइए, लेकिन एक नया बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी भी संस्था का उद्भव, जन्म अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य के तहत होता है, तभी वो संपूर्णता में उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है, वरना पैबंद लगाने जैसा हो जाए। बहुत सारी तकनीकी विमर्श हुए, बहुत सारी पेचीदगियां कानूनी आई, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री, सब लोगों ने काफी एक शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श करके एक मॉडल बायलॉज बनाया केंद्र सरकार ने, और उसमें प्रावधान किया कि हम एक ऐसा बोर्ड, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाते हैं, जिसका उद्देश्य होगा ब्लेंडिंग ऑफ
इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में भारत की ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, संयोजन करना, समावेशन करना इस बोर्ड का उद्देश्य होगा। और इस बोर्ड में जो इसका प्रशासनिक ढांचा होगा उसमें लगभग आधे सदस्य भारत सरकार के होंगे और आधे सदस्य किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी के होंगे। क्योंकि ये बोर्ड गठन करते समय ये भी विचार में आया कि क्या कोई ऐसी संस्थाएं भारत की हैं जो ऐसे बोर्ड को खड़ा करने में अपने लाभांश को बिना किसी लाभ के, बिना किसी कमर्शियल कैलकुलेशन के आगे आ सकती हैं क्या। उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी करने का प्रावधान किया मॉडल बायलॉज में, जिसमें ऑफर मांगे गए, प्रस्ताव मांगे गए। कई संस्थाओं ने प्रस्ताव दिया कि हम इसको पूरा फाइनेंस कर सकते हैं चैरिटी के रूप में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में उत्कर्ष के रूप में। लेकिन उसमें जैसा आप जानते हैं कि किसी भी EOI में या किसी भी एग्रीमेंट से पहले दो पहलुओं पर परीक्षण होता है। एक, उस संस्था का तकनीकी रूप से ज्ञान कितना है कि क्या वो इस अवधारणा के तहत उस संस्था को चलाने के लिए सक्षम है क्या, और दूसरा वित्तीय रूप से सक्षम है क्या। दोनों पहलुओं पर परीक्षण हुआ। तो चूंकि पतंजलि योगपीठ योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में वर्षों से, लगभग 3 दशक से भारत की ज्ञान परंपरा का आधुनिक आलोक में शोध करते हुए स्थापित करने का प्रयास किया है। अगर आपने जाना होगा, जानते होंगे, तो एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है जिसमें लगभग 500 वैज्ञानिक काम करते हैं और जो आयुर्वेद की चरक संहिता के जितने भी सूत्र हैं या जो औषधियां हैं, चर्चा है, उनको मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर हैं उसके आधार पर परीक्षण करते हुए लगभग 700 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल मैगजीन में भी छप चुके हैं। क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल के बाद। तो चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की सिर्फ भावात्मक बात करने वाली ही संस्था ना हो स्पॉन्सरिंग बॉडी, बल्कि जिसने वास्तव में ठोस धरातल पर उस वैज्ञानिकता को स्थापित करने के लिए आधुनिक संदर्भों में भी अपनी ज्ञान परंपरा को 21वीं सदी में भी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, तकनीकी रूप से उसको ही कार्य दिया गया है। और वित्तीय रूप से भी पतंजलि योगपीठ का प्रस्ताव काफी बड़ा था और उन्होंने शुरू में ही लगभग 100 करोड़ रुपए कॉर्पस में जमा कर दिया था कि हम पूरा जो भी हमारे योग और स्वदेशी आयुर्वेद के माध्यम से जो भी लाभ होगा, हम भारत की शिक्षा की इस पद्धति में पूर्णतः उसमें बिना किसी लाभ के हम योगदान करने को तैयार हैं। इसलिए पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में भारत सरकार ने नियुक्त किया। सूचना के तौर पर आपको बता दूं कि इस बोर्ड में, चूंकि हमारे CBSE के भी विद्यालयों के लोग होंगे, इस बोर्ड में चेयरमैन CBSE भी सदस्य हैं, डायरेक्टर NCERT भी सदस्य हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग 6 कुलपति भी सदस्य हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। और IITs के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई ऐसे विद्वान जो पद्मश्री प्राप्त किए हैं, जैसे कानपुर IIT के प्रोफेसर SC वर्मा, कंप्यूटर में जो पद्मश्री प्राप्त हैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, मुंबई IIT के हैं कृष्णमूर्ति राम सुब्रमण्यम, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, जो वैदिक गणित पर विदेशों में, न्यूयॉर्क से लेके और यूरोप के अनेक शहरों में जाकर के वैदिक गणित पर चर्चा करते हैं, भारतीय गणित पर। इन सारे लोगों को भी, और कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने पद्मश्री पाया है, भारभूषण त्यागी जी, राइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं जिनको, डॉक्टर VP सिंह जी, इन सारे लोगों को भी बोर्ड में सदस्य बनाया गया।
ताकि ये बोर्ड भारतीय ज्ञान परंपरा का शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि जैसे सिर्फ संस्कृत, और वही संस्कृत को भी जो अच्छी तरह नहीं जानते वो सोचते हैं कि शायद सिर्फ पूजा पाठ करने और पुरोहितत्व के प्रशिक्षण के लिए ही कोई बोर्ड बना है। एक सामान्य रूप से ये धारणा, जैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है तो लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई पिछड़ेपन की बात होगी। देश को क्या आप 2000 साल पीछे ले जाओगे कि 2500 साल पहले ले जाओगे, क्या करना चाहते हो, ज्ञान परंपरा की आवश्यकता क्या है, यूरोपीय ज्ञान परंपरा में दोष क्या है, जो पूरी दुनिया ग्लोबलिज्म की ओर बढ़ रही है, तो आपको ज्ञान परंपरा की याद क्यों आ रही भारत की? बहुत सारे लोग, बहुत सारे गूढ़ सवाल भी, ये भी उनके मन में प्रश्न आते हैं, आना स्वाभाविक भी है, सभी लोकतंत्र है, बौद्धिक है, कि कहीं किसी एक आइडियोलॉजी विशेष को हम प्रमोट कर रहे हैं, और आना स्वाभाविक। ये सारे सदस्यों को इसलिए रखा गया, और उसमें सारे जो भारत में जितने बिलीफ सिस्टम, फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस के, वो चाहे उपनिषद के फिलोसोफर्स हों, वेदांत के फिलोसोफर्स हों, चाहे वो जैसे वेदांत दर्शन के चिन्नाजीयर स्वामी जी, नाथ संप्रदाय के IITian हैं और संत हैं और विद्यालय चलाते हैं कर्नाटका में, चुनचुनगिरी आश्रम के निर्मलानंद नाथ जी, जैन मुनि हैं IITian, वीर सागर महाराज जी जो IIT में पढ़े थे, बाद में जैन मुनि हो गए, वो भी सदस्य हैं, गोविंद देव गिरी महाराज जी भी जो कोषाध्यक्ष हैं, वैदिक स्टडी के एक निष्णात व्यक्तित्व हैं, वो भी सदस्य हैं। और इसी तरह से लिंगायत के प्रमुख, या बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट मॉन्क लद्दाख के जो उसके हेड हैं, या जो इस्लामिक स्कॉलर भी बहुत विद्वान हैं, उन सारे ही लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया कि ताकि हम जब भारत की ज्ञान परंपरा की बात करें तो भारत के समग्र ज्ञान परंपरा समवेत रूप से आ जाए, फ्रैगमेंटेड ना हो। हम भारत की बात करें, हम 150 करोड़ लोगों की बात करें, और दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम, समृद्धतम, आज भी प्रवाहमान संस्कृति है, उस संस्कृति के मूल तत्वों से आधुनिक विज्ञान के उत्कर्ष के साथ साथ, प्रौद्योगिकी के उत्कर्ष के साथ साथ, उनके मानस का जो एल्गोरिदम हो, वो भारत की उस समृद्धतम संस्कृति के संस्कारों से आप्लावित, अभिसिंचित हो। इसलिए ये बोर्ड का ये पूरा मेटामॉर्फोसिस, जो स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह से रखा गया, जिससे कि उसमें उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि इसको चूंकि दिशा देने के लिए एक ऐसा कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए जो इन सभी लोगों के मध्य में संतुलन रख सके, और जो, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होगा तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो एक्सपीरियंस होगा वो भी काम आएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो भी जो प्रशासनिक अधिकारी हो उसको भारत की सभी दार्शनिक धाराओं का बोध हो, और वह प्रिफरेबली विज्ञान का विद्यार्थी रहा हो और भारतीय दर्शन का अध्येता हो। इस तरह का ढूंढते खोजते मुझे सौभाग्य मिला इस बोर्ड का एक गिलहरी प्रयास में जुड़ने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं मूलतः फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, और मां सरस्वती के आशीर्वाद से नौकरी के कालखंड में भी कोशिश किया हमने। वो तो भारतीय संस्कृति तो बहुत एक अथाह समुद्र है, एक विस्तृत वितान है आकाश और अंतरिक्ष का, उसमें जिसको ढूंढ पाना सारे तत्वों को बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि चारों वेदों के भाष्य, 6 दर्शन, 12 उपनिषद मूल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लिंगायत, जैनिज्म के जो अन्य शाखाएं हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, महायान, हीनयान, बुद्ध के, कश्मीर शैव दर्शन, मूल रूप से 6 दर्शनों में वेदांत दर्शन, और इस्लाम के कुरान के भी भाष्य, न्यू टेस्टामेंट के भाष्य,
कन्फ्यूशियस, सिंटोइज्म और पाश्चात्य के थेल से लेकर के और सार्थ तक के जो मुख्य 41 दार्शनिक हैं, उनको पढ़ करके उनके अवगाहन करने का और उनके इसेंस को, उनके सार तत्व को जानने का माँ सरस्वती ने एक जिज्ञासा पैदा की थी। तो उसके तहत मैंने कोशिश किया था, और कोशिश इसलिए किया था कि जो मैं सुनता रहता था कि सनातन श्रेष्ठ है, सनातन धर्म भारत का श्रेष्ठ है, और उसमें भी जब हमने देखा कि विल डुरांट जैसा फिलोसोफर अमेरिका का, जिसने कि 24 वॉल्यूम में स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, इसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का फिलोसोफर रहा है और दुनिया का जाना माना फिलोसोफर है। अगर आप गूगल करके देखेंगे विल डुरांट, तो कहता है कि भारत की संस्कृति सनातन की दुनिया की सभी संस्कृतियों की जननी है। वो कहता है कि संस्कृत भाषा भारत विश्व की सभी भाषाओं की जननी। वो कहता है कि क्योंकि क्रिश्चियन है, वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी की करुणा भी उपनिषदों और बुद्ध की करुणा से आई। वो ये भी कहता है कि जो लोकतंत्र की अवधारणा आई पाश्चात्य में, जो सबसे पहले अरस्तु और उसके पहले प्लेटो की रिपब्लिक या अरस्तु की पॉलिटी के माध्यम से आती है, उसने कहा कि उसकी दिशा भी वेदों के सभा समितियों, राष्ट्र की अवधारणा, महाजनपद काल बुद्ध के गणराज्य की कल्पना, महाभारत काल में गणराज्यों की चर्चा और चोरों के तिरमिरुर के ग्राम पंचायत प्रणाली और भारत के अनेक स्मृत ग्रंथों में आए दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली मैथमेटिक्स का नहीं, दशमलव प्रणाली है ग्राम पंचायतों की व्यवस्थापन का, राजनीतिक क्षेत्र। उन्होंने कहा वहां से आई, प्लेटो और अरस्तु को वहां से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो संस्कृति थी, पूरी दुनिया दो ही संस्कृतियों में रही है, एक इंडो यूरोपियन और एक अब्राहम। तो जो भारत है, चाइना है या ईरान जो पहले अवेस्ता जुरथुस से प्रभावित था, और ग्रीक और यूनान, इसको मेजरली एक इंडो यूरोपियन संस्कृति के रूप में यूरोप के लोग भी कहते हैं। उसमें इंडो नाम पहले लिखते हैं, मतलब भारतीय यूरोपीय संस्कृति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से हुआ है। जब ये पढ़ा हमने, और नॉर्वे का एक फिलोसोफर है आर्ने नएसे, ये फिलोसफी का फिलोसोफर है। वो कहता है कि दुनिया में जिस तरह की अब समस्याएं आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, -डिग्री जहां पर ज्योग्राफिकल जोन है वहां पर जंगलों में आग लग रही है, स्पेस में गार्बेज इकट्ठे हो गए, समुद्र में गार्बेज इकट्ठे हो गए, और पूरी प्रकृति अपना पूरा तेवर बदल रही है। आर्थिक असमानता क्रूरता के स्तर तक बढ़ती जा रही है। 0.1% लोगों के हाथों में 99% विश्व के संसाधनों पर अधिकार है, आधिपत्य है। उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था आ गई है, ये धीरे धीरे मनुष्य का ही नहीं, पूरी पृथ्वी का ही विनाश की ओर ले जा रही है। तो आर्ने नएसे उनका नेतृत्व करता उस फिलॉसफी का। उसने कहा ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो फिलॉसफी है, सिर्फ मनुष्य केंद्रित जो दर्शन है यूरोप का, यहां से हमें इस नाभि को, जीवन पद्धति के दार्शनिक नाभि को हटाना पड़ेगा। तो उसने कहा, लोगों ने पूछा नाभि कहाँ है, फिर जिधर खिसकाना है। तो बहुत ही प्रबलता के साथ, तर्क के साथ कहता है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वही विकल्प दिख रहा है पूरे विश्व में। ये पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा आई कि क्या मैं देखूं कि ऐसा किन आधारों पर उन्होंने तुलनात्मक रूप से कहा कि भारत की संस्कृति से। उस जिज्ञासा में पढ़ने लगा और मुझे लगा कि वास्तव में ये कोई पंथ नहीं है भारत की संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है, पूरी यात्रा है, वो किसी एक पंथ विशेष से प्रभावित नहीं है। हम जो धर्म को कभी कभी पंथ से भ्रमित होते हैं, धर्म और पंथ में बहुत ही अंतर है। धर्म
धारयति इति धर्म, जो सत्य को सही संदर्भ में समझकर और उसके लिए रित के अनुरूप आचरण करने के लिए जिन मानवीय गुणों और संस्कार की आवश्यकता होती है वो है धर्म भारत। और ये प्रकृति के शाश्वत नियमों के साथ जीवन यापन करने की पद्धति ही है भारत की संस्कृति। बहुत लंबा मैं दार्शनिक व्याख्या की ओर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं संकेत में मात्र निष्कर्ष में कह रहा हूं, ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो वर्तमान में चल रही है और मूल अंतर जो है भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का, जिसके हम शिकार हो गए हैं कि हम तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोशों पर काम करती थी हमारी शिक्षा। अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद देखेंगे तो पूरी दुनिया में उस समय तक किसी भी देश में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के व्यवस्थित आकार की बात ही नहीं थी। पहला अगर ग्रंथ है शिक्षा पर तो वो है शिक्षा वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का, जिसमें समावर्तन संस्कार की बात भी होती है, जो कन्वोकेशन की बात करती है कि शिक्षा देने के बाद गुरुकुलों में एक कन्वोकेशन होता था, समावर्तन संस्कार। उसमें 13वें अनुवाद में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप शिक्षा के बाद उम्मीद क्या करेंगे बच्चे से। उन्होंने कहा कि सत्यम वद ऋतम चर स्वाध्याय मां प्रमिदित व्ययम सत्यात्मा प्रमिदित व्ययम कुशलात्मा प्रमिदित व्ययम भूत्यैव मां प्रमिदित व्ययम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो। ये उनका उद्घोष था ऋषियों का हजारों साल पहले। मातृदेवो भव, सबसे पहले वो मां की वंदना करते हैं। कहते हैं अगर हम किसी में संस्कार गढ़ रहे हैं शिक्षा के बाद, तो शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है। जीविकोपार्जन तो उसका एक छोटा सा अंग है, वो तो आवश्यक है ही। बिना आर्थिक उपार्जन के तो जीवन नहीं चल सकता, लेकिन जीवन चलाने के लिए अर्थ एक टूल है, एक माध्यम है, एक दक्षता है। लेकिन उसको संचालन करने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि, विजन। और भारत की पूरी संस्कृति शिक्षा की व्यवस्था मूल रूप से दक्षता की बात करते हुए भी मूल रूप से विजन की बात करती है, दृष्टि की बात करती है कि दृष्टि गढ़ना हो। और अगर दृष्टि ठीक से गढ़ दिया जाए तो दक्षताएं अपने आप चल करके आती हैं। और दृष्टि अगर दूषित है तो दक्षता आपको देवत्व की बजाय राक्षस की ओर लेके चली जाती है। आप इसीलिए देखिए तैत्तिरीय उपनिषद जो कहता है सत्यम वद ऋतम चर सत्यात्मा प्रबंधित व्ययम, इसको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि आप सोचिए कि 4000 पहले आचार्य अपने विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी से क्या उम्मीद करता था? पहला ये उम्मीद करता था सत्यम वद। सत्यवद का मतलब सच बोलो नहीं है, इतना छोटा सा अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ है जो हमारे भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है, सत्य। सत्य का मतलब है अपने स्व को, अस्तित्व को जानना। को अहम कस्मात् कुत आयात, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मेरा प्रकृति से क्या संबंध है, मेरा मानव समूह से क्या संबंध है, मेरा मेरे ही शरीर के भीतरी जो अंग हैं इनसे क्या संबंध है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ऊर्जा हूं, या कुछ और हूं, या सबका समवेत संश्लिष्ट स्वरूप हूं? मैं हूं क्या? और कस्मात् कुत आयात, कहां से आया हूं? ये बोध होना, ये है सत्य। डिफाइनिंग योर सेल्फ। हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ? आप हैं कौन? क्या मात्र एक शरीर ढांचा है ये?
विभिन्न धातुओं का, विभिन्न अवयवों का, भौतिक पदार्थों का, सब्सटेंसेस का, या इससे कुछ भिन्न है? जब आप पाश्चात्य और भारत की शिक्षा की बात करेंगे तो पाश्चात्य बहुत आगे जब बढ़ता है, प्लेटो की बात करते हैं अगर हम, सोक्रात के बाद, ईसा के 4वीं शताब्दी पूर्व, तो पहली बार प्लेटो आत्मा की बात करता है। सोक्रात जो तर्क की बात करता है, वो प्लेटो आत्मा की बात करता है, लेकिन तर्क और आत्मा दोनों के एक ही। तो ज्यादा से ज्यादा वो शरीर के अलावा तर्क तक जाता है। शरीर, बुद्धि और तर्क, 2 घटक तक सीमित। और मनोविज्ञान पर फ्राइड की जो साइकोलॉजी जब आती है 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में, तब वो मन की बात करना शुरू करता है पाश्चात्य। वरना इससे पहले वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भौतिक पदार्थों पर ही आधारित व्याख्या करता है मनुष्य की। इसीलिए एलोपैथी मेडिसिन भी मनुष्य को भौतिक ही पदार्थों का एक समुच्चय मान करके इलाज करती है। मन पर इलाज की प्रक्रिया एलोपैथी में शुरू होती है 20वीं शताब्दी, फ्राइडियन साइकोलॉजी के बाद। उससे पहले सिर्फ शरीर को ठीक कर देते। उनके इस अस्तित्व का मतलब सिर्फ शरीर का, पदार्थों का एक संकलन है। लेकिन हमारी संस्कृति उसी तैत्तिरीय उपनिषद की बात करते हैं जो शिक्षा की बात की है। पहला है शिक्षा वल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली, जो कहती है आप कौन हैं? तो कहती है आप 5 प्रकार के आर्बिट कक्षों से एक सम्मिलित समुच्चय है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। कहते हैं आप सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, आप इन 5 कोशों के जब तक शुद्ध नहीं होगा, शुद्धो हम बुद्धो वसि निरंजनो वसि, जब तक नहीं होगा तब तक आपका संस्कारित नहीं है आप। ये कहता है तैत्तिरीय उपनिषद।